नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। G20 सम्मेलन तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया दौरा। देश विदेश के 70 मेहमानों का होगा भव्य स्वागत। उत्तराखंड सरकार का बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन पर जोर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हुई कार्यशाला। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने की शिरकत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने शुरू की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। रुड़की से ढंडेरा से की शुरुआत। कार्यकर्ताओं से किया 2024 के लिए कमर कसने का आह्वान। पौड़ी पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी रद्द। मुस्लिम युवक से होनी थी शादी। बढ़ते विरोध को देखते हुए लिया फैसला। देहरादून के जमीन फ्रॉड मामले में बैंक के प्रबंधक सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डमी व्यक्ति के जरिए लेते थे लाखों का लोन। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, रानी पोखरी और ऋषिकेश में साज सज्जा और सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्दी से जल्दी सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। इस प्रकार से G20 के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए, और एक बैठक हमारी रामनगर में हुई है और दूसरी बैठक अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में जो 24-25 मतलब 24 के बाद 25-26-27 को होने वाली है, उसको लेके तैयारियों को देखने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि हमारे विभागों के द्वारा बहुत तेज़ी से इसमें काम किया गया है, और उससे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो G20 के अध्यक्ष भी हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें उत्तराखंड को 3 बैठकें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। G20 का हमारा डेलीगेट आ रहा है, उनके स्वागत के लिए NCC कैडेट्स यहाँ पर होंगे, जो कि इन देशों के झंडे लिए यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तो ये टी पॉइंट पर है, जो जोली ग्रांट के टी पॉइंट पर है। कितना बड़ा आयोजन? नहीं, ये देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और उत्तराखंड के लिए भी अपनी समृद्धि को दिखाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने का भी बहुत बड़ा अवसर है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग भी जो है शासन के साथ तालमेल बिठाकर उत्तराखंड विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने जा रहा है। जो G20 सम्मेलन है, उसके लिए तमाम विदेशी मेहमान उत्तराखंड देवभूमि में पधार रहे हैं। इसी को लेकर आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया, और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। जो तैयारियों को अब जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, NCC के जो छात्र हैं वो भी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उनकी जो रिहर्सल है वो यहाँ पर अभी चल रही है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। इस सम्मेलन में भाग लेने देश और विदेश के 70 मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि DM सोनिका सिंह के नेतृत्व में तमाम विभागीय अधिकारियों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक के आवागमन मार्ग पर फील्ड में ही डेरा डाला हुआ है। DM देहरादून सोनिका सिंह लगातार जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, रानी पोखरी और ऋषिकेश मार्ग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर रही है।
अब खबर देहरादून से है, जहां पे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कार्यशाला में शिरकत की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन और पुनर्वास के लिए कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समस्त पदाधिकारियों से मेला और भीड़ वाली जगह पर जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉल लगाए जाने, आयोग की ओर से प्रकाशित फोल्डर, पंपलेट, हैंडवील का वितरण किए जाने की बात कही, ताकि सभी में जागरूकता फैले। ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से भिक्षावृत्ति में लिप्त रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि बाल श्रम में लिप्त रहे हैं, ऐसे बच्चों को किस प्रकार से संस्थाओं द्वारा, CWC द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा, परिचर्चा और एक पूरी गोष्ठी यहाँ पर आज आहूत की और उसी गोष्ठी में मुझे आने का अवसर मिला। अब बात करते हैं उत्तराखंड के रुड़की की, जहां पे रामनगर स्थित रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों ने जन सुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान जनता सुनवाई में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल, उप जिलाधिकारी अभिनव शाह समेत विधायक प्रदीप बन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, ब्लॉक प्रमुख लुबना राव भी मौजूद रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं जनता दरबार में जमीन जलभराव, रास्ते की समस्या, कब्जे की समस्या समेत तमाम जन समस्याएं सामने आई। समस्याएं सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पे ही जिनका निस्तारण किया गया और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्याएं हैं, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं उसमें, क्योंकि निश्चित रूप में जो भी बड़ा उपक्रम होता है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। राम यात्रा के अंदर यमुनोत्री के अंदर 2,17,704 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं पट खुलने के बाद। गंगोत्री में 2,41,722 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 4,07,328 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। बद्रीनाथ में 3,05,500 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। ये 4 धाम खुलने के बाद जो है 11,72,254 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। तो अच्छी उपलब्धि हमारे लिए है। अब बात करते हैं रुड़की की, जहां पे भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेलपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि किसी भी देश, प्रदेश या गांव में विकास की सबसे पहली पहचान उसकी सड़कें होती है। इसी क्रम में विकास कराना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी क्षेत्र का विकास का रास्ता उसकी सड़कों से होकर के जाता है। सड़क किसी भी देश की, प्रदेश की, जिले की और गांव की विकास की गति को दर्शाता है। तो उसी क्रम में विकास करना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती, विकास में, भाईचारे में, प्रेम की राजनीति में विश्वास करती। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज खेलपुर गाँव में लगभग 1 किलोमीटर की सड़क का और 31 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का हमने भी उद्घाटन किया है, इसका शिलान्यास किया है। अब ये सड़क बननी शुरू हुई है, 6 माह की इसकी अवधि है, 6 माह के अंदर ये काम पूरा होना है। चंपावत में 2 दिवसीय किताब कौतिक मेले का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि साहित्यकार और लेखक प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी, डॉक्टर अशोक पंत रहे। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के विशेष प्रयासों से चंपावत में दूसरी बार मेला लगा है। चंपावत के गोडल चौड़ मैदान में 50 प्रकाशकों ने 50,000 से अधिक किताबों के स्टॉल्स लगाए हैं। इस अवसर पर डीएम भंडारी ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप इस किताब कौतिक मेले का आयोजन किया गया और आगे भी अन्य ब्लॉकों में भी आयोजित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे आदर्श चंपावत को लेकर भी निर्देश हैं और हमारे यहाँ पे क्योंकि बच्चों को जो पढ़ने की रुचि है वो बढ़े
और यहाँ पे सरस मेले के बाद एक ऐसे मेले की ज़रूरत थी जिसमें बच्चे पढ़ना भी सकें। और यहाँ पे हमारे लगभग 50 पब्लिशर का टारगेट था। धीरे धीरे लग रहे हैं स्टॉल्स और बहुत बच्चे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का भी लेक्चर था। ऐसे लेक्चर्स भी हैं, एपन की एक्टिविटीज़ है। तो पूरा चाइल्ड फोकस्ड, सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, एडल्ट ही, बट मेनली चिल्ड्रन में जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने की, लिखने की रुचि को बढ़ाना। मेरा ऐसा मानना है कि किताब कौतिक में, पुस्तक मेले में, साहित्य महोत्सव में, बुक फेयर में बड़ा अंतर है। साहित्य महोत्सव में साहित्यकार लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उनकी बातचीत होती है। बुक फेयर हो या पुस्तक मेला हो, किताबों की बिक्री का एक जरिया होता है। जब आप कौतिक की बात करती हैं तो पहाड़ी एक उत्सव है, उल्लास का, हर्ष का, जहाँ आप जाके जलेबी पकौड़ी भी खाते हैं, नाच गाना भी देखते हैं, जोड़े बहरे भी सुनते हैं, किताब भी देख लेते हैं, उलटते पलटते हैं और खुश होकर घर को आते हैं। तो जो भाव है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार रुड़की के ढंडेरा से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि कहा कि इस बार 2024 की तैयारियों के लिए कमर कसकर तैयार रहें, क्योंकि 2024 के चुनाव में सभी फिरकापरस्त ताकतों को पछाड़कर आगे बढ़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और थोड़ी बहुत नाराजगी सभी पार्टियों में की जाती है। जनता भाजपा के खेल को समझेगी नहीं तो ये कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। ये नोटबंदी एक सामान्य नोटबंदी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था कि 2% GDP गिरेगी और देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और आज हम फिर कह रहे हैं, ये फिर एक धक्का। जो उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबाबू प्रधान के निवास पर आयोजन हुआ। भाजपाइयों ने फूल मालाएं पहनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का स्वागत किया। SP सिंह बघेल के साथ प्रोफेसर रहे किच्छा निवासी अरुण सिंह के परिवार के लोगों से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल जाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला किया। साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। देखना सबको चाहिए, जो इररिलेवेंट है तो वो ना जाएं देखने, लेकिन वो एक सच्चाई बयान की गई है। और इस प्रकार से धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन होता रहा है। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गोरी से, तो तलवार की दम पे गोरी ने किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज़ तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी ने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने तो सबकी कसर निकाल दी। मैं आगरा का MP हूँ। बीच में फिर गंडे ताबीज़ों से सूफियों ने भी बहुत सारा धर्म परिवर्तन कराया। और अब प्रलोभन के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा और गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और छल और प्रपंच से रिश्ते बना करके अब भी ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी से उनको डर लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है, इसीलिए मैं डरा हुआ हूं। हम तो 4 ऐसे जिले की मांग करने वाले लोगों में से हैं जिनके जिले घोषित हो गए थे 15 अगस्त को, और मैं तो उस जिले से आता हूँ, रानीखेत से, जो 15 अगस्त को तो जारी हुआ और 25 दिन के बाद रानीखेत की बनी बनाई ट्रेजरी जो पंडित नरेंद्र तिवारी ने दी थी उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है साहब उसका उल्टा करते, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ हो रहा, अंकिता से लेके पिंकी से लेके सेंगर कांड से लेके और जो अभी हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, हमने देखा है। इसलिए बीजेपी की कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर वो कह रहे हैं हम ये करने वाले हैं तो मेरे को उसमें भी डर लग रहा है कि चलती हुई चीज़ को बंद तो नहीं करने वाले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन TV। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है।
जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विचार देश के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। साथ ही कहा कि उनका सभी धर्मों के प्रति सम्मान रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके विचारों पर आगे बढ़ रही है। लिया है, हमेशा लेते हैं और भी उसको दृढ़ किया है कि हम राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू के परिवार के राजीव गांधी ने जो हमारा मोबाइल क्रांति आप कहें, कंप्यूटर क्रांति कहें, उसके वो जनक हैं और महिलाओं के लिए विशेष तवज्जो उन्होंने दी। उनका कहना था कि 50% हिस्सा महिलाओं का किसी भी देश में, किसी भी राज्य में होता है और महिलाओं की जब तक हम उन्नति नहीं करेंगे, उनको बराबर का हकदार हम नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने पंचायती जो राज है उसमें पंचायत राज का विशेष उसमें चेंजेस लाए और महिलाओं को उसमें आरक्षण प्रदान किया ताकि महिलाओं की मुख्य भूमिका रहे ग्राम विकास की। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंदन राम दास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी विनोद सोयाल का कहना है कि चंदन राम दास ने बागेश्वर में विकास की लंबी श्रृंखला तैयार की है। बीजेपी घबराई हुई है। वहां मेरे को सुनाई पड़ा कि उन्होंने चंदन राम दास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, माँ और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया है, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है और जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिए। वहाँ माँ बेटू के झगड़े करा देंगे, बेटा कहता मैं लड़ूंगा, माँ से पार्टी करिए आप लड़िए। तो अब देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई और जितने लंबे समय तक वो जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, तो आज कांग्रेस के पास जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा
जो है तो अनर्गल प्रलाप करने पे लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन के आधार पर और निश्चित रूप से जो बागेश्वर का चुनाव है उसको प्रचंड बहुमत वोटों से जीतेगी। 7वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर देहरादून में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर BKS संजय और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गौरव संजय मौजूद रहे। बताया कि हर साल देश में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटना घटती है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और अच्छे इलाज के बावजूद भी लगभग इतने ही लोग दिव्यांग हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना के बाद गरीब आदमी और गरीब हो जाता है। खबर पौड़ी से है। बालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने परिवार की रजामंदी से अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दरअसल मुस्लिम युवक से बेटी के विवाह समारोह की तारीखें तय होने और विवाह का कार्ड वायरल हुआ था। बेनाम की बेटी की शादी 27 और 28 मई को होनी तय थी और बेनाम ने अधिकांश रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड भी बांट दिए थे, लेकिन लगातार देश भर से उन पर सनातन धर्म के अनुयायियों का दबाव आ रहा था, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में अपनी बेटी की शादी से पीछे हटना पड़ा है। कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा, और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है कि एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, लेकिन वो माहौल शादी के लिए मुझे अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए हम तमाम 26, 27, 28 के जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम हैं उन्हें। देहरादून में जमीन फ्रॉड मामले में जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक के साथ अन्य 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रजिस्ट्री पर डमी व्यक्ति को खड़ा कर लाखों का लोन ले लिया। मामला तब सामने आया जब व्यक्ति के पास बैंक से लोन जमा करने के नोटिस आए, जिसकी जांच में पीड़ित राजकुमार अग्रवाल ने पाया कि बैंक ने बिना तथ्यों के और बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई के ही लोन आरोपियों के नाम कर दिया था। थाना क्लेमेंट टाउन में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि 420, 467, 468 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसमें जो वादी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी रजिस्ट्री पे दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी फ़ोटो लगा करके और उनकी प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन ले लिया गया। इस संबंध में बैंक द्वारा भी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना करते हुए उस व्यक्ति के नाम पर उसकी वादी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे दिया गया। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए थे, अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अपनी जमीनों को सुरक्षित रखें। लैंड बैंक का तो एक बड़ा हुआ है, इसमें जो हमारी नगर निगम की ज़मीनें हैं, हमारा प्रयास है कि वो ज़मीनें हम उनको बचाएं और ज़मीनों पे अतिक्रमण ना हो, उसमें कब्जा ना हो। और जब जब कहीं से शिकायत आती है तो नगर निगम की टीम जाके उसको अतिक्रमण को ध्वस्त भी करती है और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए कार्रवाई भी हम करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन का सिलसिला गंगा तटीय क्षेत्र में जारी है। हाईकोर्ट और NGT के सख्त आदेशों के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन विभाग ने भिक्कमपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण और छापेमारी को अंजाम दिया। इस दौरान 5 ट्रैक्टर भी अवैध खनन की गतिविधियों में मिलने पर सीज किए और ट्रैक्टरों को भिक्कमपुर चौकी पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं दूसरी ओर खनन माफियाओं में कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। खबर देहरादून से है। STF की NTF टीम ने थाना रायवाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। रायवाला स्थित 3 पानी फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त से 207 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख के करीब आंकी गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चाहता है तो इन दोनों की भूमिका की भी हम लोग
हम इसमें पता करेंगे कि इसका बाकी भी डिटेल निकालेंगे कपिल देव के द्वारा किन किन लोगों को यहाँ पर दिया जाता है और उसके साथ और भी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कौन हैं, तो ये पता करेंगे। और तौसीफ खान नामक जो व्यक्ति है जो बरेली का है, जो आनंद कुमार को उपलब्ध कराता है और बिजनौर से आनंद कुमार जो है देहरादून तक पहुँचाता है, तो इन दोनों की भूमिका की भी हम लोग जाँच करेंगे। और हमने आनंद कुमार के लिए टीमें रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर शेरपुर गांव के पास हरिद्वार की ओर से आ रही एक बस एक कार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे गहरे गड्ढे में चली गई। गहरे गड्ढे में जाने से 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस चालक को भी सिर में चोट आई है। मैं तो टिकट बनाने की प्रक्रिया में था, गाड़ी इधर से आ रही थी हरिद्वार साइड में से, अचानक एक कार बचाई, ड्राइवर ने क्या बचाया क्या गाड़ी का टूटा है तो ड्राइवर को पता, ड्राइवर से बात नहीं हो पाई, हम लोग ड्राइवर को ले गए गाड़ी में, उसके माथे में चोट है जी। अगर ड्राइवर की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, सारी सवारी सुरक्षित है, हल्की वल्की चोट है सवारियों के। यदि ड्राइवर सूझबूझ न दिखाता तो वो कार भी बिल्कुल अच्छी तरह कुछ ली गई थी और 2 मोटरसाइकिल वाले थे भी कुछ ली गई। लगभग कितने लोगों के चोटें आई? 2 से 3-4 आदमियों के। गाड़ी ऐसे जैसे हरिद्वार की तरफ से आ रही थी गाड़ी, हरियाणा ने आते हुए देखा एकदम इसके सामने कार ने कट मारा, इनने उसे बचाने के चक्कर में इसको उतार के कार खाई में उतार दी। किसी चोट वोट लगी है? चोट लगी है, 10 फुट ट्रेन मेरी। तो उन लोगों के पुलिस आई है यहाँ पर अभी? जी नहीं था। आप भी सवारी थे? देहरादून के बाईपास चौकी क्षेत्र में बीते दिनों ग्राफिक एरा की शिक्षिका को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां इससे पहले भी 10 से 12 हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण गलत सड़क इंजीनियरिंग और गलत कट बताया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने भी इस बात को स्वीकारा है। गलत कट के कारण वहाँ हादसे हुए हैं और मौतें भी हुई हैं। साथ ही एसपी ट्रैफिक ने लोगों से भी अपील की है कि वो दोनों ओर देखकर ही सड़क पार करें। बाईपास रोड एक नया हाईवे तैयार हुआ है और जब से यह हाईवे कम्प्लीटली पूरा हुआ है तब से वहाँ एक्सीडेंट्स भी बिल्कुल बढ़े। कुछ उसमें एक्सीडेंट्स स्मॉल एक्सीडेंट से कुछ केसेस में डेथ भी हो रही है। इसका मुख्य कारण ये हो रहा है कि रोड चौड़ी बन गई है पर जो साइड रोड्स थी उसमें वो अभी भी छोटी है, जंक्शंस भी इनकम्प्लीट है और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए या फिर लेफ्ट फ्री एंगल चाहिए, जंक्शन के लिए जितनी एसेंशियल चीज़ें चाहिए उसका। लोहाघाट ब्लॉक में हुई मूसलाधार बारिश से नेपाल सीमा को जोड़ने वाली लोहाघाट पंचेश्वर सड़क लुपड़ा के पास भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क से 2 से 3 जगह बंद हो गई, जिस कारण कई वाहन और यात्री कई घंटे के लिए फंस गए। इस दौरान यात्रियों के द्वारा सड़क खोलने के काफ़ी प्रयास किए गए पर कामयाब नहीं हो पाए। लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने बताया कि उन्हें सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही उन्होंने जेसीबी को सड़क खोलने के लिए रवाना कर दिया। जल्द सड़क को खोलकर यातायात सुचारू करा दिया जाएगा। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।